हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए रीजनिंग की क्लासेस शुरू की थी, जिसमें हम रीजनिंग के कुछ क्लासेस और नियमित टेस्ट कर रहे थे, जिसमें आज ग्रुप सी का टेस्ट नंबर 3 है। इसमें हम मिक्स रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे पूर्व लास्ट वीक से पहले मैं आपको केवल और केवल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाले एग्जाम के लिए डीआई के क्वेश्चन करवाता, जिसमें आपका सांख्यिकी विश्लेषण वाले क्वेश्चन हम देख रहे थे। पाई चार्ट हमने देखा, आपका ग्राफ हमने देखा था, टेबल हमने देखी थी, जहां से आपका 10 नंबर के क्वेश्चन बनने हैं 26 नवंबर वाले एग्जाम में। तो वो तो क्लासेस मैंने आपको दे दी थी। बट अभी जो आपका ग्रुप सी का एग्जाम है, आर का एग्जाम है, उसमें रीजनिंग के जो प्रश्न बनेंगे, उसके लिए फिर से रीजनिंग के टेस्ट सीरीज और साथ ही रीजनिंग की जो क्लासेस हैं उनको हम नियमित करेंगे। बाकी यार, जिनका एग्जाम है 26 नवंबर को, सभी को ऑल द बेस्ट है। एग्जाम के लिए मैं टेस्ट सीरीज आपको दे चुका था, ये टेस्ट सीरीज आपके सामने अभी भी है। अधिशासी अधिकारी और जो राजस्व कर निरीक्षक का आपका एग्जाम होना है 26 नवंबर को, बड़ा एग्जाम है। एक ही दिन में 2 पेपर होंगे। पहली पाली में हिंदी का पेपर है, सेकेंड जो आपका मीटिंग होगा उसमें आपका जनरल स्टडी का पेपर होना है, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छे से इसकी तैयारी में संलग्न होंगे। अब लास्ट में देखिए, ज्यादा कुछ करिए मत। 1-2 दिन जो बचे हैं, इसमें केवल और केवल करंट अफेयर्स का रिवीजन करो, और इसके अलावा ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट करंट अफेयर का रिवीजन, और साथ ही आपको भरपूर आराम करना है, क्योंकि जितनी स्टडी आपने कर दी वो आपका इनपुट आपका दिख जाएगा 26 नवंबर एग्जाम हॉल में, ठीक है। बाकी प्रेशर ना ले। मैं हमेशा बोलता हूँ, एग्जाम का प्रेशर आपका एग्जाम का परफॉर्मेंस खराब करता है। कोई भी एग्जाम जिंदगी से बड़ा नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूँ, इस दुनिया में आपने जन्म लिया है तो आपका जीवन ही सबसे बड़ी परीक्षा है। जब तक हम मृत्यु की गोद में नहीं चले जाते, ये पूरा जीवन काटना ही एक परीक्षा होती है, ठीक है। तो एग्जाम को बहुत बड़ा लेकर ना चले। दुनिया में करने के लिए बहुत से काम होते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी आपको ऑल द बेस्ट। चलिए, आज देखेंगे रीजनिंग का टेस्ट नंबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इन टेस्टों को आप फॉलो करना, रीजनिंग वाले। और शाम को जो मैं टेस्ट देता हूँ आपको, उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, उनको भी कंटिन्यू करेंगे। आज रीजनिंग का टेस्ट देखते हैं, उसके बाद मैं क्लासेस को फिर से कंटिन्यू करूंगा अकॉर्डिंग टू यूके ट्रिपल एस सिलेबस। ओके, तो चलिए टेस्ट नंबर 3 में पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आपको बताना है, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीनों से भिन्न है। इनमें से आपने बताना है कि कौन सा विकल्प ऐसा है जो तीन, जो हमको जो चित्र दिए गए हैं चारों ऑप्शनों में, इनमें से एक अलग कौन सा है, डिफरेंट आपको ढूंढना है इनमें से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर ध्यान से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी क्यों होगा, ध्यान से देखिए। पहले वाले इमेज में आप देख रहे हैं, बाहर आपका 4 भुजाओं वाला इमेज है, अंदर भी इसके 4 भुजाओं की इमेज डाली गई है। ऐसे नेक्स्ट इमेज में हम देखते हैं, तो इसमें हमको देख रहे हैं 1 2 3 और 3 6 भुजाएं, और अंदर भी 6 भुजाएं वाली इमेज है। नीचे देख रहे हैं ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल ही है। बट लास्ट वाली इमेज में क्या हो रहा है, देखिए अंदर तो पंच भुजाएं हैं, 5 भुजाएं आपको दिख रही है, बट अंदर वाली इमेज में केवल आपको 4 कोने दिखाई देते हैं। तो ये इमेज इसमें वैसे ही साफ पता चल जा रहा है कि ये भिन्न इमेज है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा और इसको बड़ा कर देता हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी विकल्प आकृति 3 से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि आकृति 2 और आकृति 1 का संबंध है। यानी कि जो इमेज 1 और इमेज 2 का रिलेशन है, इमेज 1 और 2 के रिलेशन के आधार पर इमेज 3 का रिलेशन दिए गए विकल्पों में किससे होगा। तो ध्यान से आप देख रहे हैं, फर्स्ट इमेज में क्या हो रहा है आपका, ध्यान से देखिए। आपका सर्कल जो है, सर्कल बड़ा है और उस बड़े सर्कल को टच कर रहा है एक स्क्वायर। और सेकंड इमेज में क्या हो रहा है, सेम क्या हो जा रहा है कि स्क्वायर बड़ा हो जा रहा है और उसको टच कर रहा है एक छोटा सा सर्कल। नेक्स्ट इमेज भी देखिए, ट्राइंगल इसमें बड़ा है और स्क्वायर इसमें छोटा है, ठीक है। ट्राइंगल बड़ा है और स्क्वायर छोटा है। तो अगली इमेज में क्या हो जाएगा, छोटा ट्राइंगल हो जाएगा, यानी कि छोटा ट्राइंगल हो जाएगा इस प्रकार से, और इसमें जुड़ जाएगा आपका एक स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली इमेज हो जाएगी जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, वेन आरेख का है। देखिए वेन आरेख वाला टॉपिक मैंने आपको रीजनिंग में कंप्लीट करा दिया था। मैंने आपको वेन आरेख में बताया था कि किस प्रकार से आप वेन आरेख के आधार पर क्वेश्चनों के उत्तर देंगे। खासकर जो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं और उसका जो कंक्लूजन होता है, वो मैंने आपको बताया था। जो स्टार्टिंग की रीजनिंग की वीडियोज मैंने शुरू की थी, इसी टॉपिक से की थी। तो यहाँ पर देखिए, आपका कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि रिलेशन बताता है उपकरण। उपकरण का मतलब होता है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स। और सेकंड है देखिए हथौड़ा, हथौड़ा यानी कि हैमर, ठीक है। और उसके बाद है आपका चिमटा, ठीक है।
तो इन तीनों में जो आपका रिलेशन दिखाता है वो वाली इमेज आपने इसमें चूज करनी है। अब देखिए इक्विपमेंट के अंतर्गत दोनों आ जाएंगे। हथौड़ा और चिमटा क्या है भाई, हथौड़ा हथौड़ा और चिमटा जो होते हैं ये आपके क्या है, इक्विपमेंट के अंदर ही तो आते हैं ना। तो यानी कि हथौड़ा और ये चिमटा है तो अलग अलग, लेकिन ये दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, इक्विपमेंट के अंदर। यानी कि ये वाली इमेज जो है इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है 8:30 बजे मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। देखिए दोस्तों, आप सभी को घड़ी से क्वेश्चन बनते हैं, कैलेंडर और घड़ी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो घड़ी देखिए आपका ये जो एक सुई घूमती है, अगर मान लो यहाँ से अगर एक सुई की बात करूं तो घड़ी पूरा कितना, सुई एक 360 डिग्री का पूरा कोण घूमती है। ठीक है, क्योंकि वृत्त जो होता है पूरा 360 डिग्री का होता है। बट जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि 90% काम करता है, कभी कभी नहीं करता है फॉर्मूला काम, बट 90% ये फॉर्मूला काम करता है। इसमें आपको बस फॉर्मूले में अप्लाई करना होता है 30H। ठीक है, 30H माइनस 5.5 M। ठीक है, यानी कि H का मतलब है आवर, आवर मतलब घंटे। ठीक है, आवर मतलब घंटे, और M, M का मतलब है यहाँ पे मिनट। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो घंटे को आपने 30 से गुणा करना है और मिनट्स को आपने 5.5 से गुणा करना है या 11/2 से गुणा करना है। और इसमें से इसको घटा देना, माइनस में आपकी वैल्यू आई या प्लस में आई, इससे कोई मैटर नहीं करता। आपका जो भी आंसर आएगा माइनस या प्लस में, वो आपका उतने डिग्री का कोण बनेगा। प्रैक्टिकली हम इस क्वेश्चन में करके देखते हैं। तो 8:30 बजे, यानी कि इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें तो घंटे जो है कितना है। ठीक है, अगर इस प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन में देखते हैं तो देखिए घंटे में कितना है, 8। 8 क्या है, घंटा है ना। 8 जो है घंटा है, तो घंटे को कर देंगे 30 से गुणा, 30 × H। और मिनट कितने, 30 मिनट, 8:30 में 30 मिनट होते हैं, घंटे तो 8 हो गए और मिनट कितने होते हैं 30। तो 5.5 से 30 को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो करके देखो, 30 से अगर 8 गुणा करते तो 8×3 = 24, 240 हो जाएगा। 5.5 से अगर 30 को गुणा करते तो 3×5 = 15 की 5, 80 1, 3×5 = 15 = 16, 165 हो जाएगा। अब 240 से अगर मैं 165 घटाता हूं तो 40 और 35 कितना हो जाता है, 75। यानी कि 8:30 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने अंश का कोण होगा, तो ये होगा 75 डिग्री का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब प्रैक्टिकली एक वॉच बना के भी इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखिए 8 बजा होगा तो 8 बजे देखिए आपका ये 12 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 3 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 8 जो होगा आपका ये 9 के जस्ट बगल में होगा। तो 8:30 बजे सुई एक यहाँ पे होगी देखिए घंटे वाली, और जो मिनट की सुई है ये 30 पे होगी देखिए। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी अगर आप निकालते हैं वैसे भी, तो 6 और 7। ठीक है, 6 और 7, तो यहाँ पर देखिए आपका 6 से 7 हो गया, और उसके बाद 7 से 8 हो गया। यानी कि 2 बार घड़ी कट कर रही है, तो 30 × 60, क्योंकि एक घंटे में घड़ी की सुई 30 डिग्री चलती है। ठीक है, एक घंटे में कोई भी सुई जो है, यानी कि एक एंगल से, जैसे 12 से मैं 1 के बीच बोलूं, वो घंटे की सुई और मिनट की होगी, ये 30 डिग्री करेगी। तो देखिए 6 से 8 के बीच में 30 × 60 तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, 60 डिग्री तो ऐसे हो गया। फिर सुई देखिए 8 और 9 के बीच में, क्योंकि 8:30 हो रहा है, घंटे वाली सुई है ना। तो देखिए 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। तो 60 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 75, ऐसे भी उत्तर आ जाएगा आपका। यानी कि आपको सुइयों के बीच में जो रहता है गैप, दो किसी भी समय समय के बीच में, जैसे कि 8 से 9 के बीच में या 9 से 10 के, तो एक से दूसरे के बीच में जो कोण बनता है हमेशा 30 डिग्री का रहता है। ठीक है, और आधे घंटे में 15 मिनट का रहता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये है भाई, लेकिन ये फॉर्मूला काम करता है, और लगभग लगभग मैंने तो देखा है फॉर्मूला काम करता है 90%। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से लीप ईयर नहीं है। देखिए नहीं है पूछ रहे, लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर दोस्तों ऐसा ईयर होता है जो 4 से विभाजित हो जाता है। ऐसा वर्ष जो कि 4 से विभाजित होगा, और उस लीप ईयर में जो होता है फरवरी कितने डेज की होती है, 29 डेज की होती है। यानी कि जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होगी वही वर्ष लीप ईयर कहलाता है, और वो वर्ष 4 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 से काट कर देख लो, 1996 में अगर मैं 4 का भाग देता हूं तो जाएगा। तो 1996/4, तो 4 कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 3 बचा 39 हुआ। तो ये हो जाएगा 4×9 = 36, फिर 3 बचा, ये कट रहा है भाई। तो ये तो भाई लीप ईयर है, ये तो लीप ईयर है। सन 2000 तो साफ पता चला, 4×5 = 20। ठीक है, ये भी कटेगा। 2008 में 4×5 = 20 और 8 है लास्ट में, ये भी कटेगा। तो बचा सिर्फ 2002। 2002 में देखिए देकर देखिए भाग 4 का, तो 2002 में अगर मैं 4 का भाग देता हूँ तो ये हो जाता है 4×5 = 20। ठीक है, जीरो होता है, जीरो यहाँ दे दिया, 2 बचा, नहीं हो पा रहा देखिए। तो यानी कि आपका क्या हो रहा है, 2 में 4 का भाग पूर्णतया नहीं जाता, पॉइंट में हम लेंगे नहीं। तो जहां पर पॉइंट में आएगा तो वो लीप ईयर नहीं होता, पूर्णतया भाग जाना चाहिए 4 का दिए गए वर्ष में, तो ये लीप ईयर होता है। तो 2002 इसमें लीप ईयर नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके,
चलिए अगला देखिए त्रिभुज वाला है। त्रिभुज की ट्रिक्स होते हैं, एक प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे जो कि रीजनिंग और मैथ्स वाली प्लेलिस्ट है। उसमें मैंने त्रिभुज काउंट करना और स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक बताई है, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। तो इसमें अगर देखिए एक इमेज को काउंट करके देखता हूँ मैं, अगर देखिए तीन तीन के पेयर में भी हम इसको बांटते हैं, तो तीन यहाँ पे है, तीन यहाँ पे, तीन दूना छः, छः एक में हो रहे हैं, तो देखिए छः कम छः, छः दूना 12, छः तिया 18, छः चौको 24, 24 तो अभी छोटी इमेज में ही हो जा रहे हैं, ठीक है। अगर फिर बड़ी इमेज में जाते हैं तो फिर आपका देखिए तीन 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 तीन, तो 24 और 12 कितना हो जाता है, 24 और 12 36 हो जाता है। फिर आपके चार बनेंगे इसमें, चार इसमें बड़े त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, ये वाले ये, ठीक है। चार जो है बड़े त्रिभुज बनेंगे ये वाले, एक तो ये बन गया, एक इसके अपोजिट बन गया, एक ये बन गया, एक इसके अपोजिट बन गया, चार है, 36 और चार 40। तो अकॉर्डिंग टू मी इसमें जो टोटल काउंटिंग ऑफ फिगर्स होगी ट्राइंगल की, दैट इज ये हो जाएगी आपकी 40, ठीक है। 40 इसमें सही आंसर है, ऑप्शन डी। किसी क्वेश्चन में अगर देखिए मेरे से गलती भी होती है ना, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में क्लियर कर देना, कमेंट कर देना, ताकि नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, नेक्स्ट टेस्ट आएगा, तो मैं उसको कम से कम करेक्शन कर पाऊँ, ठीक है। तो ये बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। डायरेक्शन में ये बोलता है भैया लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम में जाता है पहले, ठीक है, और उसके बाद वो बाएं मुड़ता है 20 किलोमीटर जाता है। अब डायरेक्शन में आपको ये तो पता होना ही चाहिए दोस्तों। देखिए आप ऐसे इमेज बनाएंगे अगर अपने कॉपी में भी, रफ में, तो सबसे पहले देखिए जो हमारा होता है इस तरफ होता है आपका ईस्ट यानी कि पूरब, ये होता है वेस्ट पश्चिम, यहाँ पे होता है आपका नॉर्थ, और ये होता है साउथ, ठीक है। अब देखिए लक्ष्मण का एक पॉइंट हम देख लेते हैं, कहीं से यहाँ से शुरू की लक्ष्मण ने यात्रा। लक्ष्मण ने सबसे पहले क्या किया, पश्चिम की तरफ किया 15 किलोमीटर, ठीक है। घर है ये लक्ष्मण का, ये मैं घर बना देता हूँ, देखिए ये लक्ष्मण का घर है। घर से लक्ष्मण कितना गया, ये गया पश्चिम की तरफ, कितना, 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर पश्चिम की तरफ गया। ये घर है ना, क्योंकि वेस्ट जो होगा इस तरफ हो जाएगा उसका, इस तरफ। फर्स्ट 15 किलोमीटर गया। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। बाएं मुड़ा तो, अगर दाएं बोलता तो ऊपर को जाता है यहाँ से नॉर्थ की तरफ, दाएं मुड़ा तो यानी कि ये साउथ की तरफ हो गया, ये दाएं मुड़ा, और दाएं मुड़कर कितना गया 20 किलोमीटर, ठीक है, ये 20 किलोमीटर इसकी रेंज हो गई। फिर वह पूरब की ओर मुड़ा। अब पूरब देखिए इस तरफ है, ये पूरब है, इस तरफ घर की तरफ पूरब हो जाएगा, यानी कि इस तरफ को मुड़ रहा है। और फिर 25 किलोमीटर गया, ठीक है, पूरब की तरफ मुड़ के 25 गया, 15 तो इतना ही हो जाएगा, तो 15 से आगे और 25 गया, यानी कि 10 एक्स्ट्रा गया हो, तो ये हो जाएगा आपका 25 किलोमीटर पूरब की तरफ। और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। अब देखिए 20 इस तरफ गया था, तो 20 इस तरफ भी यहीं तक होगा, देखिए ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा इसका 20, तो 20 ये हो जाएगा उत्तर की तरफ, या बाएं मुड़कर बोले तो 20 किलोमीटर यहाँ से जा रहा है, ये 20 किलोमीटर हो गया। यानी कि अब लक्ष्मण यहाँ पे पहुंच चुका है। ये घर से शुरू किया था उसने यात्रा, घर से वो गया था 15 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, फिर उसके बाएं तरफ गया ये 20 किलोमीटर, फिर गया पूरब की तरफ मुड़ के 25 किलोमीटर, अब फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चले गया। लक्ष्मण का ये घर है। अब यही पूछ रहा है कि घर से कितनी दूरी पर है। तो देखिए 15 किलोमीटर तो यहाँ पे तक हो गया आपका, ये वाला एरिया 15 था ना, अब बचा हुआ एरिया कितना है, 25 चला है इस तरफ, तो अगर 25 में से हम 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 किलोमीटर। यानी कि वो अपने घर से जो ये डिस्टेंस बची, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, ये 10 किलोमीटर की हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है 10 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। ब्लड रिलेशन में ये क्या बोल रहा है, ए बी का पिता है, ठीक है, ए जो है भाई वो बी का पिता है। चलिए थोड़ा इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। ये जो भाई ए है, ये बी कर लेते हैं इसको, ठीक है। ए और जो बी में संबंध है, ए जो है बी का पिता है, ठीक है, ए बी का पिता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि बी जो है सी का भाई है। तो बी जो है सी नाम के किसी बंदे का भाई है, ठीक है, बी और सी के बीच में भाई का रिलेशन है, ओके। अगला जो स्टेटमेंट बोलता है, ये बोलता है कि डी ए की माँ है। तो डी जो है ए के ऊपर रख देते हैं, चलिए डी को, डी जो है भाई हमारी कौन है, ए की माँ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए अगर देखिए यहाँ पे क्या बोला, ए जो है बी का पिता है, यानी कि बी जो है ए का बेटा हो जाएगा या बेटी हो जाएगी, और ए की भी माँ कौन है, डी, ठीक है। यानी कि ए की माँ डी है और बी का बाप ए है, तो इस हिसाब से साफ पता चला कि बी का डी से संबंध नाती पोते वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब डी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी का अगर देखिए बी इसका अगर नाती या पोता है, तो बी का भाई तो सी भी है ना, तो डी का पोता ही तो होगा, सी भाई है तो पता चल रहा है मेल है, तो सी का क्या हो जाएगा, डी जो है सी का पोता ही हो जाएगा। माफ कीजिएगा, सी जो है डी का पोता हो जाएगा, साफ पता चल रहा है ना। तो साफ है इसमें क्या हो जाएगा, ये दादी होगी इसकी, क्योंकि ए की माँ है वो, तो ए की माँ बी और सी की दादी है दोनों की, ठीक है। तो ऑप्शन हाँ बी हो जाएगा, दादी हो जाएगा, ग्रैंड मदर, ठीक है, ये दादी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ग्रैंड मदर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया भाई। कोडिंग डिकोडिंग में बोलता है, देखिए फोर्स का कोड ये है और टाइगर का कोड इतना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए भाई आपको लिखना पड़ता है। देखिए दोस्तों, आप ऐसे लिखेंगे फोर्स, ठीक है, फोर्स, फोर्स में अगर देखिए आपका कोड है 4783, वैसे टाइगर लिखते हैं तो टाइगर का जो कोड दिया गया है, टाइगर में कोड बोलता है भाई कितना है, 96,538, यानी कि 9, 6, 5, 3, 8, 5, 3, 8। अब साफ पता चल देखिए ई का कोड यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी कि जो इन अल्फाबेटों के कोड दिए गए हैं न्यूमेरिक में, वही कोड आपको यूज करना है फायर के लिए। ठीक है, तो फायर का देख लो आप भाई, क्या होगा, FIRE, फायर। ठीक है, तो एफ के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है, देख लो आप, एफ के लिए कोड यूज हुआ है 4, 4 न्यूमेरिक नंबर यूज हुआ है। आई के लिए देखिए, आई यहाँ पर टाइगर में तो आई के लिए 6 यूज हुआ है, इसमें देखिए आई के लिए 6 यूज हुआ है। आर के लिए देखिए आप यहाँ पे 8 हुआ है और यहाँ पर भी 8 हुआ है, यानी कि आर का जो नंबर है 8 है। ई के लिए यूज हुआ है 3, यहाँ पे भी 3 है, तो ई का नंबर है 3, तो 4683 जो हो जाएगा फायर का कोड हो जाएगा, यानी कि 4683 किस में है, तो ये आपका ऑप्शन ए में हो जाएगा। ठीक है, 4683 ऑप्शन ए में है। चलिए आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। देखिए बॉड मास वाला क्वेश्चन आ गया। बॉड मास वाला चैप्टर और वैन आरेख वाला चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में ही करा दिया था आपको, जब रीजनिंग की क्लासेस शुरू की थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर गुणा का अर्थ बोल रहा है माइनस है, ये जो भी है कंडीशन को रख के इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, देखिए गुणा का अर्थ क्या बोल रहा है वो, गुणा का जो अर्थ हो जाता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। धन का जो अर्थ हो जाता है वो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। ठीक है, और ऋण का जो अर्थ होता है वो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। और भाग जो है इसका अर्थ क्या हो जाता है, भाग का अर्थ हो जाता है प्लस। तो ये भाई इसकी कंडीशन है क्वेश्चन की। अब इसी के आधार पे हम इस समीकरण में इन चिन्हों को परिवर्तित करेंगे और मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए 7 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह क्या हो जाएगा, तो गुणा का जो चिन्ह है, गुणा का मतलब है माइनस, तो 7 - 28 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस, प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब हो जाएगा भाग। ठीक है, तो भागा 7, फिर आ जा रहा है भाग, तो भाग का अर्थ क्या बताया उसने, प्लस, तो भाग का अर्थ है प्लस, तो 31 हो जाएगा। माइनस का अर्थ बताया गया है गुणा, तो 31 × 4। उसके बाद देखिए भाग का अर्थ जो है फिर से आपका क्या बताया गया, +11। ठीक है, तो ये आपका समीकरण बन गया, इसको सॉल्व करो। बॉड मास में देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था, तो बॉड मास का जो फॉर्मूला होता है, बॉड मास, बॉड मास में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट खुलता है, इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ खुलता है, का यानी कि ये भी नहीं है, डी से फिर आपका डिवाइड जो हम करते हैं, सबसे पहले डिवीजन होता है यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई, फिर आपका एडिशन होता है, फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, घटाना। तो सबसे पहले इसमें भाग का चरण होगा, क्योंकि इसमें ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो ये वाला पोर्शन सबसे पहले इसमें सॉल्व होगा। तो देखिए 7 हमने ऐसा ही लिखा, लॉन्ग मेथड में बता रहा हूँ, माइनस, तो 28 में सबसे पहले 7 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा, तो 4 बार जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ऐसे लिख दो, 31 × 4 + 11। ठीक है, अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए अगला जो चरण हम कंप्लीट करेंगे वो हो जाएगा 7 - 4, ऐसा ही लिख दो, धन, फिर हम गुणा वाला चरण पूरा करेंगे ये वाला। तो 31 सबको कितना हो जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 × 3 = 12। ठीक है, 31 सबको 124 और धन 11। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा स्टेप बचेगा, प्लस का स्टेप, तो प्लस प्लस वालों को जोड़ दो और माइनस को घटा दो। तो 124 में 11 जोड़ेंगे कितना होगा, 135, 135 में प्लस का 7 जोड़ेंगे तो 142 हो जाएगा। 142 में अगर -4 करते तो हमारा आंसर आ जाएगा किनका, 138। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 138, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो बॉड मास वाले क्वेश्चन ऐसे आपने सॉल्व करने हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ग्रुप सी के लिए स्पेशली दोस्तों आपकी रीजनिंग की टेस्ट सीरीज में लाया हूं, जिसमें आपको मैं टेस्ट देते रहूंगा, साथ ही रीजनिंग के कुछ टॉपिक भी करेंगे आने वाले दिनों में। बाकी यार आर का जो एग्जाम है उसके लिए भी आप मेहनत करते रहो, प्री एग्जाम है उसमें भी रीजनिंग के क्वेश्चन बनेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है रीजनिंग वाला। और बाकी देखिए जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है हमारी, वो टेस्ट सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेंगी, अब आ जाएंगी टेस्ट सीरीजें, तो आप लोग बने रहिए। ठीक है, तो क्लासेस को बिल्कुल स्किप ना करें आप लोग, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि क्लास स्किप ना करें, क्योंकि क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। बाकी यार टेस्ट सीरीज आप लगाना चाहते हो तो लगा लीजिएगा, अभी भी जिन्होंने टेस्ट सीरीज इनरोल नहीं किया है एग्जाम से 1-2 दिन पहले अगर देख सकते हैं तो देख लो। अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जो आपका रेवेन्यू टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है, RTI का एग्जाम है, तो उसके लिए इसमें 10 GS के टेस्ट हैं, 10 हिंदी के टेस्ट हैं, और साथ ही 14 PDF फाइल दी है मैंने सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख और रेखा चित्र वाला, जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन वाला आपका चैप्टर होता है, जहां से 10 नंबर का क्वेश्चन बनना है, तो ये भी आपको इसमें करवाया गया। ठीक है, बाकी मैं आपको जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।